तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन इन 1D। मैंने इससे पहले डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के दोनों दो दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको बेसिकली समझाइए है। उससे आप जाकर ज़रूर देखना मेरे चैनल पे। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मोशन मोशन इन 1D। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आप ये लेक्चर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर के नाम से शुरुआत करता हूँ। मोशन इन वन डायमेंशनल। तो अब सबसे पहले आप देखिए, चैप्टर का नाम है एक विमीय गति। तो गति क्या होती है ये आपको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो चलिए मैं आपको गति के बारे में समझा देता हूँ और इसकी परिभाषा भी लिखवा देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको गति की परिभाषा लिखवा देता हूँ सबसे पहले। तो अब देखिए आप, यदि किसी वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष समय के साथ में बदलती है, गति या गति। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष समय के साथ में बदलती है तो उसे गति या गतिमान कहते हैं। तो ये गति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप लिख लीजिए। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक विमीय क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है एक विमीय गति। अब एक विमीय के बारे में आप समझो कि जब कोई भी बॉडी एक अक्ष के अनुदिश या किसी सरल रेखा के अनुदिश मोशन करती है तो उसे कहते हैं एक विमीय गति। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब कोई बॉडी एक सरल रेखा के अनुदिश या एक या किसी एक ही अक्ष के अनुदिश, जैसे एक्स एक्स या वाई एक्स या जेड एक्स, इन तीनों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। इन्हें मैं मिटा देता हूँ। तो अब यार एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एक विमीय गति में इस गति को प्रदर्शित करने के लिए कुछ वेरिएबल होते हैं, जैसे विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, ये सभी होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इन सभी के बारे में। अब इन सभी को पढ़ने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब, तो अब देखिए गति को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से पद होते हैं, जैसे दूरी, विस्थापन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट।
दूरी विस्थापन। वेग चाल वेग। आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक्सेलरेशन समय। अब ये सभी ना, ये सभी पद एक दूसरे से रिलेटिव है। इन सभी को मैं इन गोलों के अंदर बंद कर देता हूं। अब देखिए ये सभी पद है ना एक दूसरे से रिलेटिव है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। तो देखिए अब हम सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम वेलोसिटी और स्पीड पे आने वाले हैं। तो मैं बता दूं यार कि ये लेक्चर 11th वाले, नीट वाले, आईआईटी वाले देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अब चलिए, अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्टेंस की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए दोस्तों यार, जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट है स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एंड डिस्टेंस जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस जो है वो ना, वो उसको तो मेजर तो हम लंबाई के रूप में ही करते हैं ना, तो इसका विमीय सूत्र होता है L1, इसका विमीय फॉर्मूला है। और डिस्टेंस का भी विमीय सूत्र L1 ही होने वाला है, क्योंकि ये है तो लंबाई के रूप में ही। अब मैं मेन इसकी इनकी डेफिनेशन समझा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत ही कंफ्यूजन रहता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अंदर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है ना, प्रारंभिक बिंदु एंड अंतिम बिंदु के बीच के लघुत्तम, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, उसके बाद में मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अब बताता हूँ कि डिस्टेंस क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच के रियल पाथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच के रियल पाथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। तो अब मैं इन्हें लिख देता हूँ डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस मतलब दूरी। बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड, तो ये आपको समझ में आ गई होगा, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे। और अब
अब आते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस पर। रियल पाथ, तो ये वहां तक आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, एंड रियल पाथ बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब मैं इसको इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपको कॉपी में लिखने हैं, और ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ग्राफ से क्लियर करने वाला हूं, जिसे आप ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इस पे इस पाथ से जाता हूँ और इस पे इस पाथ से जाता हूँ। अब जैसे देखिए बी पॉइंट पे जाने का तीन तरीके हो सकते हैं, पहला ये, सेकेंड ये, एंड थर्ड ये। अब अगर मैं बी पॉइंट पे फर्स्ट रास्ते से जाता हूँ तो ये दूरी तय करनी पड़ेगी, एंड बी पर इस थर्ड रास्ते से जाता हूँ तो ये दूरी तय करनी पड़ेगी, एंड सेकेंड रास्ते से जाता हूँ तो ये दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आप देख रहे होंगे, तो यार आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर सबसे कम दूरी किसके अंदर तय करनी पड़ रही है। ए से बी तक जाने में सेकेंड पाथ है, उसके अंदर ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसमें सबसे कम दूरी तय करनी पड़ रही है, और इसमें तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। तो ए से बी तक जाने का सेकेंड रास्ता है ना, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और फर्स्ट एंड थर्ड इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जो सेकेंड रास्ता है ना, जो एकदम शॉर्ट है, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ और बेसिक या कंसेप्ट समझाने वाला हूं, जिसे कॉपी में और नोट करना है, और उसके बेस पे एक क्वेश्चन है जिसे आपको लिखना है। इन्हें मैं मिटा रहा हूं अब। तो अब गाइस यार, अब आप देखो, ये ये है बी पॉइंट, एक इस पे जाने का ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, ये थर्ड, टू एंड वन। अब आप मेरे को बताओ कि यार दूरी तो तीनों ही है, डिस्टेंस तो तीनों ही है, बट डिस्प्लेसमेंट ये एक ही होने वाला है, सेकेंड रास्ता है वही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि यार क्या डिस्टेंस है वो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है क्या? क्योंकि डिस्टेंस तो ये तीनों है, बट डिस्प्लेसमेंट यही है। अब एक बात आपको नोट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी छोटी नहीं होने वाली है, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता यही है ए से बी तक पहुंचने का, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो अब डिस्टेंस इससे छोटी कैसे हो सकती है? तो अब आप एक चीज लिख लो, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होती। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस है जो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है। और अब दूसरी चीज ये भी है, डिस्प्लेसमेंट ये भी है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे
एजम्पशन को एक बार और लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आई होप ये एजम्पशन भी आपको समझ में आ गई होगा। अब एक और लिखवा देता हूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वली हो सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस है ना वो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है बट डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो आपको क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना है। तो अब आप मेरे को दोस्तों इस क्वेश्चन में से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट है। मैंने अभी आपको जो 3-4 स्टेटमेंट लिखाए थे उन्हीं में से आपको यहाँ पे टिक करना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है, क्या हो सकती है ये? और बी है वो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वली है। और थर्ड है जो डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या बराबर हो सकती है। और चौथा जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है। यहाँ पे आपको ये कर देना कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने बताया था कि दूरी है जो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ये तो राइट है। एंड जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, मैंने पहले बताया था, तो ये भी राइट है। एंड अब थर्ड क्या है, जो डिस्टेंस है जो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या बराबर हो सकती है, ये भी सही है। अब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या छोटी हो सकती है क्या, आप बताइए? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है बट छोटी नहीं होने वाली। तो ये स्टेटमेंट जो है ये डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन एक और देता हूं। तो अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेस पे तो नीट एंड आईआईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि ये ए पॉइंट है एंड यहाँ पे बी पॉइंट है। तो अब गाइज क्या है ना कि यार एक बंदा है जो ए से बी तक सेमी सर्कल के रूप में जाता है। ए से बी तक एक बंदा जो सेमी सर्कल के रूप में जाता है, एंड दूसरा बंदा है जो इस रेडियस इसके अनुदिश जाता है, और इस सेमी सर्कल की रेडियस है आर। तो हमें अब क्या बताना है? हमें बताना है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जो पहला बंदा था उसका डिस्टेंस एंड सेकेंड बंदा था उसका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। अब आप करके बताइए और उसके बाद मैं करता हूं। तो देखिए डिस्टेंस क्या होने वाली, डिस्टेंस यही होने वाली है। और ये क्या है, एक सेमी सर्कल की परिधि है। तो आदमी है तो इसी के हिसाब से चलेगा। तो डिस्टेंस तो हो जाएगी पाई आर, क्योंकि रेडियस हमें दे रखी है पाई आर। एंड जो सेकेंड बंदा यहां से गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर प्लस आर टू आर। तो ये इससे ये कट जाएगा पाई बाई 2।
तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पाई बाय 2 होने वाला है। अब हम चलते हैं अगले इक्वेशन की ओर, तब तक आप इसे देख लीजिए और समझ भी लीजिए। तो अब चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब गाइस यार देखो कि ये मेरे पास में एक है क्यूब, थोड़ा क्यूब बड़ा ही बना देते हैं। मार्कर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों यार देखो, यहाँ पे एक है मक्खी, यहाँ पे मक्खी बैठी है जो इस तरफ से होते हुए यहाँ होते हुए, तो दोस्तों आपको आपको दिख रहा होगा कि एक मक्खी है जो यहाँ पे, यहाँ ऐसे होते हुए ऐसे तो यहाँ पे पहुंचती है फाइनल पॉइंट पे। ये ये लेंथ ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अब हमको क्या बताना है, हमें बताना है कि इस मक्खी के द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना है। हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। ये जैसे देखिए, जैसे इस रूम का वो कौन है, वहां से लेके यहाँ इस पॉइंट तक, तो हमें इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो होती है √3a। ये आपको याद होना चाहिए यार, अगर याद नहीं है तो फिर हमको निकालना पड़ता है, ये जो हम केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और वैसे आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि जो क्यूब है उसका बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √3a होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको देता हूं अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर भी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये एक सर्कल है, सर्कल सही नहीं बने मेरे से, सही से बनाता हूं। अब लगभग ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है, इसमें ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो आप देखिए कि एक बंदा है तो यहां से यहां तक आ रहा है, ए से बी पॉइंट पर। अब यहां तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको बताना है। अगर अगर इस सर्कल की रेडियस है वो आर है, अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए, ये ए से बी तक की हमको डिस्टेंस निकालनी है, ये है सर्कल का सेंटर। अब आपको समझ में आ गई होगा, हम उसी बहुत पाइथागोरस प्रमेय से कर लेंगे। अब जैसे देखिए, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये हम निकालेंगे। जैसे ए बी बराबर आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बराबर 2r स्क्वेयर होगा, तो √2r। तो इस बंदे का ए से बी तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा √2r। अब मैं आपको देने वाला अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर ये इससे भी अच्छा है और समझने पे आपको मजा भी आ जाएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसमें एक बंदा है जो ए से बी तक आता है, और ए से बी तक आने में जो एंगल तय करता है वो है 120 डिग्री। ये एंगल है 120 डिग्री, एंड इस सर्कल की रेडियस है आर। तो आपको ए से बी तक आने में बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना तय होगा। तो अब देखिए, और इसके अंदर मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं।
सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आर √3, बट्टे में 2, एंड डी है R√2 - 1। अब आपको करके कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब इस तरीके के सवाल के लिए मैं जनरल तरीका बता देता हूँ। उसका एक फॉर्मूला है, जो आप फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे तो एंगल आ गया 120 डिग्री, अब 60 डिग्री भी आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, तो हम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है ना आपको? अब आपको हम फॉर्मूला देखते हैं, आपको मुझे पता है बहुत अच्छा लगने वाला है। अब वो फॉर्मूला है, जैसे ये आपको डिस्प्लेसमेंट है ये चाहिए, तो ए बी बराबर 2r साइन θ/2। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब कैसे आया ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। 2r साइन θ/2। अब इसका ये जो ए बी है वो हम बताने वाले हैं। जैसे 2r साइन 120, थीटा बराबर क्या है 120 डिग्री। 120 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, r√3। ये इसका आंसर है। तो किसमें ये करेक्ट आंसर है। अब ये फॉर्मूला कैसा है ये आपको मैं समझाता हूं। ये फ्रेम में आ नहीं रहा था, तो अब आप ये देख लीजिए, अब सही से आपको दिख गया होगा। तो गाइस अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने उसे मिटा के पूरा उस फॉर्मूले का जो भी ये परिभाषा, तो उसकी जो भी ये परिभाषा थी, जो भी मेथड था, वो पूरा मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि जैसे देखिए ये एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे ए एंड बी है, एक बंदा है तो यहां से यहां तक आता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, इसको मैंने एक बार के लिए पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है, और इसे मैंने R1 मान लिया है और इसे R2 मान लिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट ये D हो गया। अब हमको ये निकालना है, तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल के रूप में मान लिया एंड लूप लो लगा दिया इसके ऊपर। लूप लो से ये R1 + D - R2, क्योंकि आप जानते हो कि जब हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस अपोजिट साइड में आता है, उसे हम माइनस कर देते हैं। तो R1 और R1 की दिशा में ये D है, तो R1 + D, और ये R2 ये जो इस दिशा के अपोजिट है, तो माइनस का R2 = 0। अब D ये यहाँ पे D और R2 को हमने उस साइड भेज दिया तो प्लस हो गया, और R1 को उस साइड भेजा तो माइनस हो गया, R2 - R1। अब जब भी दो वेक्टर का हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। अब जिसे दो वेक्टर का एडिशन होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता, डिफरेंस निकालें तो माइनस आ गया। तो D = √R1 का स्क्वायर + R2 स्क्वायर - 2R1 R2 cos थीटा। एंड अब हमने क्या किया कि यहाँ पे तो R1 R2 अलग अलग हो, तो ये फॉर्मूला हमने मान लिया कि यहाँ पे R रेडियस तो सेम ही है, सर्कल में रेडियस अलग अलग थोड़ी होती है, एक रेडियस की सेम ही है। तो यहाँ पे R² + R² 2, और R1 गुणा R का गुणा हो गया, तो 2R² cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे 2R² - 2R² cos थीटा, तो 2R² कॉमन आ गया, तो 2R², और यहाँ पे 1 - cos थीटा, 2R² 2 sin² θ/2। अब यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखना कि हमने ये फॉर्मूला होता है जो मैथ्स में होता है, 1 - cos थीटा होता है, ये होता है 2 sin² θ/2। अब कैसे हुआ, कैसे, ये सब हम 12th मैथ्स में पढ़ते हैं। तो 1 - cos थीटा को लिख दिया 2 sin² θ/2, और इस 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 4, 4 को अंडर रूट से बाहर निकाला तो हो गया 2, और R² को भी अंडर रूट से बाहर निकाला तो हो गया R, और sin² θ/2 को अंडर रूट से बाहर निकाला तो हो गया sin θ/2। फाइनल
फाइनल फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अब इससे आप इस मेथड को तो कॉपी में मत लिखिए, बट इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है आपको। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि जैसे भाई ये देखिए, ये सर्कल है, इस सर्कल में ए से बी पॉइंट तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट है ये निकालो आप। तो आपको पता है कि यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री का है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इसे हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। 2r साइन थीटा 90 डिग्री है, 2 को डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। 2r साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ये आप ध्यान रखना कि इस 2 को हम √2 इंटू √2 r लिख सकते हैं, इंटू 1/√2। अब √2 से ये √2 कट जाएगा तो हो जाएगा √2r। ये देख लीजिए, √2 से √2 गया, √2r। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दी है। अब आपको इसके इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और करने का ट्राई करना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने का ट्राई कीजिए। तो देखिए मैं करता हूँ, ए व्हील ऑफ रेडियस r is rolling on the road. What will be the displacement of a point P in half rotation of wheel on the road? तो आपको क्या बताना है कि ये जो व्हील है इस रोड के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, तो जब ये हाफ रोटेट होगा, मतलब हाफ रोटेट होगा, तो इस ये जो पॉइंट P है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब जैसे देखिए, ये पूरा एक चक्कर काट लेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये सेम जगह आ जाएगा पी। तो जब ये हाफ हाफ चक्कर होगा, देखिए जब ये हाफ रोटेट करेगा तो ये पी पॉइंट है जो यहाँ पे आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये देखिए, ये जैसे जैसे यहाँ पे आएगा ये वैसे यहाँ पे पी पॉइंट आ जाएगा, कि यहाँ से उठ के आधे चक्कर के अंदर इतना आ जाएगा। तो तो ये जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। क्योंकि भाई ये परिधि के हिसाब से ये आधी परिधि घूमी है, पाई आर अगर पूरा घूम जाता तो 2 पाई आर हो जाता। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये पाई आर एंड ये पूरा हो जाएगा 2r। यहाँ पे ये रेडियस r, तो ये पूरा 2r हो जाएगा। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से कर लेंगे, ये पाई आर ये 2r। तो अब हमें केवल ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए पी पी इसको हम पी डैश मान लेते हैं, पी डैश बराबर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, आर पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जब ये व्हील हाफ रोटेट करेगा तो ये जो पी पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा आर पाई स्क्वायर प्लस 4। तो दोस्तों अब हम चलने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। यहां तक हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम चल रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। इसे मैं मिटा देता हूं।
तो गाइस अब सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए स्पीड। स्पीड क्या होते है? स्पीड का मतलब चाल। तो देखिए ये इसके बारे में आप सबसे पहले ये मैं परिभाषा समझा देता हूँ, उसके बाद में आप लिख लेना कि जब भी कोई पार्टिकल जो यूनिट टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस तय करता है उसे ही हम स्पीड बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो भी पार्टिकल यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस तय करता है उसे हम बोलते हैं स्पीड। इसको मैं लिख देता हूं कि तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि कोई पार्टिकल यूनिट टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस तय करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो अब मैं स्पीड का शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो अगले फॉर्मूले में आपको बता दूंगा कि स्पीड कितने टाइप की होती है। तो अब मैं इसके बारे में कुछ अजम्पशन बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए कि, तो दोस्तों अब आप लिखिए कि भाई स्पीड है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, सॉरी, ये स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। हालांकि क्वांटिटी की मीनिंग मेरे को नहीं आती है, आप देख लेना। QUAN क्वांटिटी, स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। और एक ये और लिख लीजिए कि स्पीड स्पीड किसी भी वस्तु की स्पीड किसी भी वस्तु की गति को प्रदर्शित नहीं करती है। गति की दिशा को स्पीड किसी भी वस्तु गति की दिशा को व्यक्त नहीं करती है। तो यहां तक ये भी आप लिख लीजिए। अब ये एक एजम्पशन एक और लिख लीजिए आप। स्पीड की वैल्यू शून्य या शून्य या पॉजिटिव हो सकती है, शून्य या धनात्मक हो सकती है। शून्य या धनात्मक हो सकती है बट ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आई होप यहां तक आपको, अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई? क्योंकि जो डिस्टेंस है ये भी तो एक स्केलर ही है और टाइम भी स्केलर ही होता है। इन दोनों की कोई ये वेक्टर है ही नहीं, स्केलर ही है।
डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेक्टर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, इसीलिए फाइनली स्केलर हो गई। अब ये स्पीड जो है किसी भी वस्तु की गति की दिशा को व्यक्त नहीं करती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना वो तो गति की दिशा व्यक्त कर देता है, डिस्टेंस नहीं करता है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस है तो ये भी नहीं करता है। अब स्पीड की वैल्यू, तो जैसे अब ये देखिए, और ये थर्ड एजम्पशन है, ये है कि स्पीड की वैल्यू शून्य या धनात्मक हो सकती है बट ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि जो डिस्टेंस है वो क्या कभी ऋणात्मक हो सकती है? डिस्टेंस जीरो हो सकती है बट ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसीलिए फाइनल डिस्टेंस भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो स्पीड भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गए होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में आपको भी मैं नोट कर लेना। तो अब हम चलते हैं स्पीड के पर, स्पीड है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, टू टाइप ऑफ स्पीड। पहला होता है एवरेज स्पीड, एंड सेकेंड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये मीनिंग थोड़ी गलत हो सकती है, आप देख लेना। इंस्टेंट, तो अब देखिए, अब हम एवरेज स्पीड की तरफ चलते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब किसी लंबे टाइम पीरियड के अंदर, किसी लंबे टाइम पीरियड के अंदर हमें स्पीड पूछ ले तो उससे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई, जैसे आप बाइक लेके कहीं पे जा रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई, जैसे जैसे 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में आपने बाइक किस स्पीड से चलाई, तो वो एक मैंने एक लंबा टाइम पीरियड पूछ लिया है ना। या फिर आपने दूसरे घंटे से लेकर तीसरे घंटे तक बाइक किस स्पीड से चलाई, तो ये एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस होता है एक फिक्स मोमेंट पे। जैसे जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई ये वीडियो आपको कहां पर अच्छा लगा, तो आप बोलोगे भाई 21 मिनट 47 सेकेंड के ऊपर ये वीडियो का मोमेंट बहुत अच्छा था। तो वो एक इंस्टेंटेनियस टाइम हो गया, फिक्स मोमेंट हो गया, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब कि एकदम फिक्स टाइम पर। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी होता है। एवरेज स्पीड डेल्टा डिस्टेंस। तो वो पहले वाला फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अभी हम एवरेज के बारे में बात करें। अभी मैंने स्पीड के बारे में बता दिया और एवरेज स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट वेलोसिटी के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए और हम आगे थोड़े क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। इंस्टेंटेनियस के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, अभी केवल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब लिखिए एवरेज वेलोसिटी, नहीं डायरेक्ट वेलोसिटी लिख लीजिए आप। तो गाइस अब आप वेलोसिटी के बारे में समझिए। अब जैसे वेलोसिटी क्या होती है, देखिए मैं आज जो बोल रहा हूं उसे आप सुनना कि वेलोसिटी में नहीं, जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज चेंज होने की रेट को ही हम वेलोसिटी कहते हैं। एक बार फिर से हिंदी में बोल देता हूं कि विस्थापन में परिवर्तन होने की दर को ही वेग बोलते हैं। आप वेग, जैसे वेग में वे शुरू होता है ना, वैसे विस्थापन में वे शुरू होता है।
तो वैसे आप, क्योंकि हम कंफ्यूजन होते हैं, मैं भी कंफ्यूजन होता था जब 12th में था, तो वैसे आप समझ लेना कि जैसे वेग आता है ना, वेग, तो वैसे विस्थापन में वे आता है, तो वेग आता है, विस्थापन याद आ जाना चाहिए आपको। तो जैसे वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग कहलाता है। अब मैं ये इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। जैसे देखिए, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसे ही हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखने वाला हूं, जिसे वेग, इसे आप साइड में, ये तो एक छोटा सा है, बाकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वो फॉर्मूले ना, वो उसी से सवाल आते हैं, ये तो एक नॉर्मल है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वेलोसिटी के टाइप की तरफ। तो मेनली वेलोसिटी टू टाइप की होती है। और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। इंस्टेंटेनियस का पूरा लिख लेना इस। तो ये टू टाइप होते हैं। अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ। मैं यहीं पे लिख देता हूं पूरा। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये आप लिख लेना। और मैं बता दूं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे आप यहीं पे लिख लो। वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे आप लिख लेना। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहीं पे अब छोटी छोटी जगह मान के लिख लेता हूं। वेलोसिटी का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड, एसआई यूनिट। जैसे, क्योंकि वेग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लंबाई, लंबाई, और टाइम, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, टाइम का टी होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, ये होता है। तो गाइस, अब मैं इनको मिटा देता हूं। और एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो जेई में भी आया हुआ है, उसके बारे में बता देता हूं। मिटा दिए। अब देखिए, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो अब यहाँ पे एक चीज को समझ लीजिए यार दोस्तों, अब ये एक चीज है कि आपकी जब कोई बॉडी या पार्टिकल एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता है तो उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होने वाली है। तो तब जब वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन करते हैं तो दोनों सेम होंगी, बट लेकिन एवरेज जो स्पीड है, जो एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ी या बराबर हो सकती है, बट इससे छोटी कभी नहीं होने वाली है। एवरेज वेलोसिटी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एवरेज स्पीड है ना, जो एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ी या इक्वल हो सकती है, बट छोटी नहीं हो सकती है। अब एक क्वेश्चन आया था जेई में, जो मैं आपको करवा देता हूं कि तो क्वेश्चन क्या था कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो है वो क्या होता है। तब तक आप करने का ट्राई करो। एवरेज वेलोसिटी, इसका रेशियो क्या होने वाला है। तो बताइए, इक्वल वन होगा या लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा, क्या होने वाला है। तो आपको यही करना है कि जो एवरेज स्पीड है उसको और एवरेज वेलोसिटी है इसको इसके अंडर में भेज दिया तो क्या होगा, यही हो सकता है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो है जो इक्वल एंड ग्रेटर देन वन हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ था। यही कंसेप्ट है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को तुम अगले हम कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में, बोर्ड में, आईआईटी में, नीट में आया है। 2023 में तो मैंने भी दिया था, अप्रैल का अटेम्प्ट उसमें भी आया था। तो अब चलिए, अब चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो अब आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो और मैं समझा देता हूं कि ए बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट देन 2 मीटर वेस्ट, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए मैं करता हूं। एक लड़का है जो यहां से 3 मीटर ईस्ट चलता है, जैसे ये डिस्टेंस है 3 मीटर, एंड 2 मीटर वापस वेस्ट आ जाता है, जैसे ये मान लीजिए ये 2 मीटर। तो अब हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये स्पीड का आप डायरेक्ट ही ऐसा याद रख लीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे आप ध्यान, तो अब स्पीड में क्या, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी तय की उसने, पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी तय की है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना है, टोटल डिस्टेंस। 3 मीटर आगे गया एंड 2 मीटर वापस रिटर्न आ गया, तो 3 + 2 5, एंड टाइम, टाइम हमें यहाँ पे दिया 5 सेकेंड, तो 5। तो स्पीड कितनी आ गई, 1 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में क्या आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने एक आपको शॉर्टकट में बताया था। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी,
अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है देखिए, 3 मीटर आगे गया तो एंड 2 मीटर वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 ही तो हुआ। तो 1 अपॉन में टाइम कितना, 5 सेकेंड। तो अब देखिए 0.5। गाइस यार आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जैसे एवरेज स्पीड 1 मीटर प्रति सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो एवरेज जो स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से तो ज्यादा है ना। तो और मैंने पहले ही बताया था कि एवरेज स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर या ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ये क्वेश्चन से ही आपको फील होगा चैप्टर पूरा का पूरा। तो अब आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है एंड यहाँ पे इस ये जो ऑप्शन है ये सेकंड सेकंड क्वेश्चन का है। तो देखिए मैं आपको करवाता हूं। A man goes from A to B at V1 speed and return from B to A V2 speed, then find average velocity and second average speed। ये जो ऑप्शन है ना ये इसके हैं, इसके नहीं है। तो अब सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी को करते हैं। तो देखिए कि मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये ए पॉइंट है एंड ये है बी पॉइंट। एक आदमी है जो ए से बी तक V1 स्पीड से जाता है एंड वापस बी से ए तक V2 स्पीड से आता है। तो मतलब जहां पे गया वहीं पे वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ ना। तो वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगी, 0/t। समय मान लिया कि भाई t समय ले लिया उसने, तो 0 तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड t, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई ना। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड सेकंड क्वेश्चन में। आपको मुझे पता है आप एक गलती करने वाले हो। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी तो ए से बी तक V1 से गया एंड बी से ए तक V2 से आ गया। तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, मुझे पता है V1 प्लस V2 अपॉन में 2 कर दोगे। वो जो हमने 10th क्लास में अंदर फॉर्मूला पढ़ा था ना उसी से करोगे आप। बट यहाँ पे अलग कंसेप्ट है। अब जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ए से बी पॉइंट पर ए टू बी एट V1 स्पीड। अब हम इसे करते हैं कि एक आदमी जो ए से बी तक गया तो गोज ए टू बी V1 स्पीड एंड रिटर्न बी टू ए V2। तो मान लिया कि भाई ए से बी के बीच की जो दूरी है वो है d एंड V1 स्पीड से गया, V2 से वापस आ गया। ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों यार हमें डिस्टेंस तो हमें पता है, डी गया डी वापस आ गया तो 2d हो गया। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो अब हम निकालेंगे टाइम। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए। जैसे टाइम का सूत्र होता है समय बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये होता है टाइम का फॉर्मूला। तो जाते वक्त मानना कि भाई t1 स्पीड से गया तो समय बराबर दूरी क्या है, डी अपॉन चाल V1 एंड T2 क्या है, माना कि भाई वापस आया तो T2 समय में आ गया। तो डिस्टेंस तो सेम ही है बट ये जो स्पीड है उसकी वो चेंज हो गई V2। तो अब हम इससे निकालेंगे जैसे डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, डी गया और डी से वापस आ गया तो 2d एंड समय कितना हो गया, d/V1 प्लस d/V2।
अब देखिए 2D, डी को मैंने ले लिया बाहर, 1/v1 प्लस 1/v2। अब ये इस डी से इस डी को हम काट सकते हैं ना, तो ये हो गया 2, और यहां पे आ जाएगा v1 प्लस v2, और ये हो जाएगा v1 v2। v1 v2 को ऊपर भेज देंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ये हो गया। अब इसका कौन सा है देख लीजिए, 2v1 v2 v1 प्लस v2, ये है इसका फाइनल आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं इसको, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए कि भाई ए से बी तक v1 स्पीड से गया एंड v2 से वापस आ गया, तो जाते वक्त d दूरी तय की और आते वक्त भी d ही दूरी तय की। तो हमें समय निकाल, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे पास है d एंड d, 2d हो गई, हमें निकालना समय। तो समय का सूत्र होता है समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डिस्टेंस d एंड v1 स्पीड से गया, तो t1 बराबर d अपॉन v1 एंड t2 बराबर d आया, तो t2 स्पीड से t2 समय में आ गया, t2 बराबर d अपॉन v2। हमने इसको यहां पे रख दिया d अपॉन v1 एंड d अपॉन v2, क्योंकि आपको यहां पे समझना है ना कि 2d, ये तो हो गई डिस्टेंस, t1 प्लस t2, ये t1 प्लस t2, तो हमने t1 का मान यहां पे रख दिया, t2 का मान यहां पे रख दिया। समझ में आ रहा है ना आपको? 2d एंड d को बाहर कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 1/v2, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया ये। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं जो करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक और चीज बता देता हूं कि आप ये गलती मत करना। जैसे कि एक कार है जो 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से गई एंड 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ गई, तो आपको एवरेज स्पीड निकालने को बोल दे, तो आप ये फॉर्मूला मत लगा देना कि v1 प्लस v2 अपॉन में 2, यहाँ पे ये लगने वाला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अब मैं अगला क्वेश्चन कर लिखता हूं। तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब आप करने का ट्राई कीजिए। आप करो, उसके बाद में इसे मैं करता हूं। तो चलिए अब मैं करता हूं इसे। देखिए, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 v2 एंड v3, फाइंड एवरेज स्पीड। तो आपको इस डायग्राम से समझा देता हूं। एक आदमी जो 3 इक्वल डिस्टेंस तय करता है, ये ये एंड ये, जैसे मान लिया ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी, ये डिस्टेंस भी डी है, एंड इसे v1 से तय करता है, इसे v2 से, एंड इसे v3 से। तो अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड बराबर क्या होने वाला है? स्पीड डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो हमारे पास में है, ये डी एंड ये डी, तो 3d हो जाएगा, बट हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो मान लिया कि ये डी डिस्टेंस v1 स्पीड से तय की, तो इसमें टाइम कितना, t1, एंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने ये साइड में लिख दूं, ये होता है, इससे आप लिख लेना कहीं पे, t1 बराबर डी अपॉन v1 एंड t3 बराबर डी अपॉन v3। तो अब देखिए, अब हम इन सभी को यहां पे रखने वाले हैं। जैसे 3d बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3, इस तरीके से करने वाले हैं। तो अब t1 का मान यहां पे रखने वाले हैं, d अपॉन v1, d अपॉन v2, d अपॉन v3।
तो अब देखिए यहाँ पे 3D हो गया, यहाँ पे इस d को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे इस d को कॉमन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो अब देखिए इस d से ये d कट गया तो 3 हो गया, एंड यहाँ पे v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 v3। तो अब देखिए फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 3v1 v2 v3 एंड v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो यह है इसका फाइनल आंसर। इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी पर्सन जो 3 इक्वल डिस्टेंस v1 v2 v3 वेलोसिटी वेग से चलता है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होने वाली है, उसका फॉर्मूला ये है। तो चलिए, तो आई होप गाइज यार यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में अपने मोशन इन 1D के स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में सारा कंसेप्ट समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जानते हो कि यार ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो भाई मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।